अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमें पता चल गया और उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो भी हमें पता चल गई। हमें सिर्फ कंसेप्चुअली क्लियर रहना है और हम हर एक सम निकाल पाएंगे। तो अब जो दूसरा टाइप का सम है उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनोगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपका जर्नल का भी बेस बनने वाला है। तो जर्नल जो कि बेसिक है, जो आपको आगे तक यूज़ होने वाला है, कोई भी पढ़ाई कर लो, चाहे सीए की पढ़ाई कर लो, जर्नल यूज़ होने ही वाला है हर एक में। तो ये जो है बेस बनने वाला है अभी जर्नल के लिए। तो ध्यान से सुनोगे, 3 स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो जब भी ऐसा सम आएगा जिसमें ट्रांजैक्शंस दी होंगी, अभी आपको देखोगे कुछ ट्रांजैक्शंस दी होंगी, तब आपने क्या करना है, देखो। थ्री स्टेप, ये किस लिए हैं 3 स्टेप्स? फॉर फ्रेमिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। पहले हम लिख लेते हैं, फिर एक एक को डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ ईच अकाउंट। तीसरा स्टेप, ascertain whether it increased or decreased। ये 3 बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जो आपको आगे तक हेल्प करेंगे जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने में। ध्यान से सुनो क्या करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन दी होगी, समझाऊंगी तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू, जो अभी हम सम करने वाले हैं, पर अभी ध्यान से सुनो क्या होगा। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होगी। अब ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बता दिया, डबल एंट्री बुक कीपिंग के कारण क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से नहीं हो सकती। 2 अकाउंट्स तो इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं, ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, कोई गिनती नहीं है कितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन दी होगी, सबसे पहले क्या ढूंढोगे, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये करने के बाद दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप नेचर आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले क्या किया, अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, दूसरा नेचर ऑफ ईच अकाउंट। अब नेचर में क्या ढूंढोगे, क्या है ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है। 5 चीज़ें रहती है हमारे पास अकाउंटिंग में, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आप ढूंढोगे नेचर क्या है उस अकाउंट का, क्या वो एसेट है, क्या वो लायबिलिटी है, वो इनकम है, एक्सपेंस है कि वो कैपिटल है। ये देखोगे आप, ये हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा। और तीसरा स्टेप देखोगे, असर्टेन वेदर इट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। कुछ बढ़ रहा होगा, कुछ कम हो रहा होगा, दोनों भी बढ़ सकते हैं, मतलब सारे भी बढ़ सकते हैं। अभी हम मान के चलते हैं 2 अकाउंट्स हैं हमारे पास, तो एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो देखना है वो अकाउंट बढ़ रहा है कि वो अकाउंट कम हो रहा है। तो ये 3 स्टेप्स हमें ध्यान में रखने हैं कि जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन दिखेगी, हम ये असर्टेन करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, वो अकाउंट है क्या, और तीसरी चीज़ कि वो बढ़ गया कि वो कम हो गया। तो ये जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे जा रहे हैं जो कि प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन का ही सम है, लंबा वाला सम है। जो आप प्लीज़ पहले ये नोट डाउन करें और फिर हम सम पे जाते हैं। अब ये सेकेंड टाइप के सम्स में क्या होने वाला है, ढेर सारी ट्रांजैक्शंस दी होंगी हमें कि क्या क्या हो रहा है बिजनेस में, उससे रिलेटेड। तो अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड।
ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बाद क्या हो रहा है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब कि जितना हम ओन करते हैं और जितना हम ओ करते हैं वो क्या हो रहा है, इक्वल रह रहा है हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। तो ये बहुत लंबा वाला सम होता है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट सीखेंगे कि कैसे हमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन का सम करना है। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं फिर से नहीं लिख रही। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं सीरियल नंबर, जिसको हम लिख देंगे SR और NO डॉट। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो हम लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर। फिर हमारा आता है सेकंड कॉलम, जहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, कि क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, एसेट्स लिखेंगे, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बताती क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो यहाँ एसेट्स एक ब्रॉड हेड बना दिया मैंने, कुछ जगह छोड़ के यहाँ पे मैंने लिखा लायबिलिटीज़, फिर कुछ जगह छोड़ के मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल। दिखाना क्या हमें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये जो जगह साइड पे मैंने छोड़ी है, मैंने वर्किंग नोट के लिए छोड़ी है, क्योंकि मुझे हर ट्रांजैक्शन में आपको समझाना होगा कि हो क्या रहा है। अब इसकी आप सब डिवीज़न भी बनाया करोगे, जो कि सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़ में ही होगी। कैपिटल तो कैपिटल ही रहने वाली है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिवीज़न इसलिए करेंगे क्योंकि अभी हमें दिया होगा कि कौन से एसेट लिए, क्या लायबिलिटी पे ऑफ करी, सब कुछ दिया होगा, इसलिए हम यहाँ पे डिवीज़न बनाएंगे। और जो भी एसेट आएगा वो एसेट के नीचे लिखेंगे, जो भी लायबिलिटी आएगी लायबिलिटी के नीचे लिखते जाएंगे। फिर से बता देती हूँ फॉर्मेट में क्या होता है। फर्स्ट कॉलम रहता है सीरियल नंबर का, जहाँ पर हम लिखते हैं ABCDEF या फिर 1 2 3 4 5 6 जो भी हमें दिया हुआ है हम वो लिखते हैं यहाँ पे। सेकंड कॉलम जो हमारा होता है वो होता है ट्रांजैक्शंस के लिए, जो ट्रांजैक्शन हुई वो हम यहाँ पर लिख देते होते हैं शॉर्ट में। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप वो ट्रांजैक्शन लिखो, अकेला 1 2 3 4 सीरियल नंबर वाले कॉलम से भी चलता है, बट कई टीचर्स इसके मार्क्स काट देते हैं, तो कोई इतना टाइम नहीं लगने वाला ट्रांजैक्शन लिखने में, तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, थर्ड हमारा जो मेन हेड है, एसेट ज़्यादा होंगे हमेशा, तो एसेट्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह लेके आप एसेट्स लिखोगे। इसको सब डिवाइड इसलिए किया है, यहाँ पे डिफरेंट एसेट्स हम लिखने वाले हैं। फिर जो कॉलम है वो है लायबिलिटीज़ का, यहाँ पे भी फिर सब डिवाइड किया हमने, क्योंकि लायबिलिटीज़ के भी अलग अलग लायबिलिटीज़ नीचे आएंगी जो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो लास्ट कॉलम है वो है कैपिटल का, और कैपिटल को हमने सब डिवाइड नहीं किया। अब एसेट्स के बाद हमने लिख दिया इक्वल टू, और लायबिलिटीज़ के बाद हमने लिख दिया प्लस, बिकॉज एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, जो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना होता है। तो कोई याद करने वाला फॉर्मेट तो है नहीं, हमें पता है हमें क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में करना होता है। हमें दिखाना होता है कि सोर्सेज आर इक्वल टू यूजेस, जितना हम ओन करते हैं इज इक्वल टू जितना हम ओ करते हैं, मतलब कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हम शुरू करते हैं। जो मैं सम करवाने वाली हूँ उससे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। इलस्ट्रेशन 2 करवाने लगी हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की। क्वेश्चन में लिखा है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। पहले क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है हमने, और हर ट्रांजैक्शन के बाद बताएंगे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ होल्डिंग गुड, और उसके बाद हमें इससे बैलेंस शीट भी बनानी है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें ऑलरेडी पता है। तो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन हम लोग चलने वाले हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखी है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। अब ताकि मुझे बुक बार बार हाथ में ना लेनी पड़े, मैं पहले से ही ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस लिख ली हैं। अब हम एक एक करके जाएंगे और इन ट्रांजैक्शन से हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। ये पढ़ के क्या पता चल रहा है, मुकेश जो है वो ओनर है बिजनेस का। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को, तो जो स्टार्ट करता है बिजनेस को वही क्या होता है, ओनर होता है। तो मुकेश ओनर है बिजनेस का और उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। ठीक है, तो अब 2 अकाउंट सबसे पहले हम देखेंगे कौन से इन्वॉल्व हुए। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट
बना रही हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये जो हम सम करेंगे ये आप प्लीज़ साथ साथ ही करेंगे मेरे, क्योंकि अगर आप बाद में लिखेंगे ये सम वाली चीज़ों में तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें ऑलरेडी आ चुकी है, अब हम सम्स करने वाले हैं, तो सम आप भी साथ साथ ही लिखेंगे क्योंकि मुझे बार बार इरेज भी करना पड़ेगा। तो लिखें प्लीज़ साथ में। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो पैसा लेकर आता है ओनर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं, जो कि हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। आगे चल के हमें उस ओनर को पैसे देने होते हैं वापस। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण हम ओनर और बिजनेस को डिस्टिंक्ट मानते हैं। तो पहला अकाउंट, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व हुआ वो हुआ कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर आ रहा है वो? कैश लेकर आ रहा है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? कैश अकाउंट। तो बहुत ही आसान सी चीज़, मुकेश स्टार्ट कर रहा है बिजनेस कैश के साथ, वो पैसा जो लेकर आया वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। कैपिटल वो लेकर आ रहा है, हमारे लिए लायबिलिटी। तो पहला अकाउंट हुआ कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट हुआ कैश लेके आ रहा है। बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो दूसरा अकाउंट क्या हुआ? कैश अकाउंट हुआ। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कि आइडेंटिफाई करो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं एक ट्रांजैक्शन में। तो हमें दिख गया कि एक तो कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है और क्या इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था? आप नेचर ढूंढोगे अकाउंट्स का कि ये क्या है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है? इसको हम कैपिटल ही लिखेंगे यहाँ पे। मैं सी यूज़ करूँगी कैपिटल के लिए, ए यूज़ करूँगी एसेट के लिए, लायबिलिटी के लिए एल, इनकम के लिए आई और एक्सपेंस के लिए ई। उसका जो फर्स्ट इनिशियल है वही मैं यूज़ करूँगी। तो कैपिटल के लिए क्या हम यूज़ कर रहे हैं? सी ही यूज़ कर रहे हैं। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल ही है और असल में हमें पता है वो क्या है? लायबिलिटी है। आगे चल के हमें उस ओनर को पैसे वापस करना, क्योंकि उसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, वो हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल ही है। और कैश अकाउंट क्या है? कैश हमें पता है, कैश तो हमारा एसेट होता है, करंट एसेट होता है कैश। करंट नॉन करंट में हमें जाना ही नहीं है, हमें तो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल ही देखना है। तो कैश अकाउंट क्या होता है? एसेट होता है। तो ये दो स्टेप्स बहुत इजी। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है, असल में पता है लायबिलिटी होती है। और कैपिटल और लायबिलिटी के लिए जो रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए आप चाहे कैपिटल बोलो चाहे लायबिलिटी बोलो कोई फ़र्क नहीं है। और कैश अकाउंट जो होता है वो क्या होता है? एसेट होता है। बिजनेस का एसेट है, बिजनेस के पास कैश आ गया। थर्ड स्टेप क्या था? हमने देखना है क्या इंक्रीज़ किया है, क्या डिक्रीज़ किया है। कैपिटल का बैलेंस हमें क्या दिखाता है? ओनर को आगे चल के हमने जो पैसा देना है, उसने हमारे में पैसा लगा दिया, हमें उसे वापस भी करना पड़ेगा। तो कैपिटल क्या हो गई? हमारी बढ़ गई। कैपिटल का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। वो पैसा ले आया बिजनेस में, हमारी लायबिलिटी जो थी वो क्या हो गई? बढ़ गई उस ओनर के रिगार्डिंग। और दूसरा जो है कैश अकाउंट, बिजनेस के पास कैश आ गया तो कैश भी क्या कर गया? बढ़ गया। तो बहुत इजी सी चीज़, मुकेश ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, बिजनेस के पास कैश आया, कैश बढ़ गया, कैश हमारा एसेट होता है। और दूसरा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, कैपिटल कैपिटल होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी भी क्या हो गई? हमारी बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे? जो चीज़ बड़ी होगी उसके लिए तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और जो चीज़ कम हुई होगी, अभी इसमें कम नहीं हुई, आगे चल के कम भी होगी, तो जो चीज़ कम हुई होगी उसके लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अभी दोनों चीज़ें बड़ी है। तो ये देखो, अब एसेट है कैश, तो एसेट के नीचे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैश, और ये एक कॉलम बना लेते हैं पूरा। तो कैश हमारा बढ़ गया, कैश हमारा एसेट है, एसेट के नीचे लिखा कैश, कैश हमारा बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 80,000 से। तो मैंने यहाँ लिखा प्लस 80,000। कोई मुश्किल नहीं इसमें, बड़ा है इसलिए हमने क्या किया है? प्लस का साइन यूज़ किया है। ऐसे कैपिटल तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। अब हॉरिजॉन्टली सेम लाइन पे ही लिखना है। एक ट्रांजैक्शन जो है उसमें जो कुछ भी हो रहा होगा हॉरिजॉन्टली सेम लाइन में ही लिखोगे। कैपिटल हम यहाँ पे अलग से दिखाते होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी भी हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। तो यहाँ पे हम कैपिटल के नीचे भी क्या लिख देंगे? प्लस 80,000 लिख देंगे। बाकी कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं था तो कुछ भी नहीं हुआ। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं? एक लाइन लगा देते हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद, क्योंकि हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद दिखाना है कि जो ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं? या तो हम लिख देते हैं बैलेंस, या फिर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इक्वेशन। कुछ भी लिखो, मैं बैलेंस लिखने वाली हूँ।
हम कुछ भी लिख सकते हैं, बैलेंस भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं और इक्वेशन भी। फिर से लिख देंगे यहाँ पे, टोटल करो, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो यहाँ पे 80,000 है और यहाँ पे 80,000 है। तो अभी क्या दिख रहा है, अभी हमारे पास 80,000 के एसेट्स हैं जिसमें सिर्फ कैश इन्वॉल्व है और 80,000 रुपये कैपिटल है हमारे पास। बस अभी इतना ही दिख रहा है इस एक ट्रांजैक्शन के थ्रू। और अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड बिकॉज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज आर जीरो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 80,000 इज इक्वल टू 80,000 अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड गुड कर रही है इस ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे हम इक्वल टू भी डाल देते हैं, यहाँ पे हम प्लस भी डाल देते हैं और यहाँ पे हम ज़ीरो डाल देते हैं क्योंकि लायबिलिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है। अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन पे लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000। क्या परचेज़ किया आपने? गुड्स परचेज़ किए। ध्यान में रखने वाली बात है, जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो मैंने आपको बताया था हम उसका नाम, गुड्स अकाउंट कोई वर्ड नहीं है, मैंने आपको बताया था उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो एक तो अकाउंट जो हमारा इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे लिखूँ वर्किंग नोट नंबर 2, मतलब दूसरी वाली एंट्री के लिए हम कर रहे हैं। पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व हो गया स्टॉक अकाउंट, गुड्स हमारे पास आ गए। और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में पैसे देकर सामान खरीद लिया जिसमें हम डील करते हैं। तो दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ वो हुआ कैश अकाउंट। अब एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है, ऊपर अभी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था वो किस चीज़ में डील कर रहा है, सीधा आपको क्या लिख के दे दिया, गुड्स लिख कर दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा आपने स्टॉक वर्ड यूज़ करना है और इसी चीज़ में आप डील करो। पर हो सकता है क्या करे वो ऊपर लिख दे कि जो मुकेश है वो फर्नीचर में डील करता है और नीचे क्या कर दे परचेज्ड चेयर्स फॉर कैश। तो चेयर्स उसके लिए क्या है, वो गुड्स होंगे। और आगे लिख दे परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, तो बिल्डिंग उसके लिए क्या होगा, एसेट होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सम में क्या दिया हुआ है। अगर तो सीधा ही गुड्स दिया हुआ ऊपर नहीं बताया हुआ वो किस चीज़ में डील करता है तो सम ईजी है, आप उसको गलत नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी गुड्स वर्ड दिख ही नहीं रहा तो ऊपर जाना, ऊपर ज़रूर लिखा होगा वो किस चीज़ में डील करता है। जिस चीज़ में डील करता है वो उसके लिए गुड्स है, वो उसके लिए स्टॉक है। तो ये ध्यान में रखोगे आप चीज़। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गुड्स के साथ हमने देखा था हम 4 चीज़ें कर सकते, या तो हम उसको परचेज़ करेंगे, या हम उसको सेल करेंगे, या तो परचेज़ रिटर्न हो जाएगा, या फिर सेल रिटर्न हमें आ जाएगी। तो अब असल में तो यहाँ पे परचेज़ अकाउंट वर्ड हमने यूज़ करना चाहिए था, बट ये जो परचेजेस होती है ये हमारा खर्चा होता है। जैसे कि हमें अच्छे से पता है परचेज क्या होता है, खर्चा होता है, सबसे बड़ा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है परचेजेस। पर अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ रहा है, स्टॉक लिखना पड़ रहा है और परचेजेस अकाउंट हम नहीं लिख रहे, क्योंकि जब हमने परचेज किया तो हमारे यहाँ जो स्टॉक था जिसमें हम डील कर रहे वो सामान हमारे पास आ गया, आगे चल के हम उसको बेचेंगे और हमें पैसे आएंगे। इसलिए हम यहाँ पे स्टॉक अकाउंट यूज़ करते हैं कि हमारे पास वो सामान आ गया है। पहला हो गया स्टॉक अकाउंट, तो ये हमारा एसेट है, आगे चल के हम इसको बेचेंगे और हमें पैसा आएगा। और कैश अकाउंट भी हमें क्या पता है, कैश अकाउंट भी हमारा एसेट है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या देखते हैं, क्या इंक्रीज़ हुआ है क्या डिक्रीज़ हुआ है। तो परचेज करके लाए गुड्स, परचेज करके लाए वो हमारे पास चीज़ आ गई, हमारा ये जो स्टॉक था वो बढ़ गया, हमारा ये जो एसेट था वो बढ़ गया। तो ये स्टॉक अकाउंट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो गया है। और परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश दे के हमने वो गुड्स परचेज किए तो कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया। गुड्स हमारे पास आ गए मतलब स्टॉक हमारे पास आ गया और कैश जो है हमारा कम हो गया, हमने पेमेंट कर दी उस गुड्स की। तो अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हम फिर से यहाँ पर दिखाएंगे। तो अब हमारे पास एक और एसेट यहाँ पे आ चुका है जिसका नाम है स्टॉक, वो भी हम एसेट्स के नीचे लिख देंगे और पूरा नीचे तक एक कॉलम बना लेंगे। तो अब स्टॉक अकाउंट जो है हमारा वो बढ़ गया है, वैल्यू क्या दी हुई है 28,000, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 28,000 स्टॉक के नीचे। और जो हमारा कैश है वो उसी अमाउंट से क्या हुआ है, कम हो गया। तो ये रहा कैश अकाउंट, इसके नीचे मैं यहाँ लिखूँ -28,000।
तो ये जो इफ़ेक्ट था इस ट्रांजैक्शन का वो ये था कि इसने स्टॉक को तो बढ़ा दिया 28,000 रुपये से, लेकिन इसने कैश क्या कर दिया, कैश कम कर दिया 28,000 रुपये से, क्योंकि हमने पेमेंट किस में करी है, कैश में करी है। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, यहाँ पे हम लगाएंगे एक लाइन। तो बैलेंस क्या आया, कैश का बैलेंस देखो क्या हो गया है, 80,000 पहले हमारे पास कैश था, 28,000 हमने यूज़ कर दिया पे करने के लिए, तो बचा कितना हमारे पास, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 2 गया 52,000 हमारे पास कैश अब बच गया इस ट्रांजैक्शन के बाद। स्टॉक हमारे पास 28,000 रुपये का आ गया और लाइबिलिटीज़ अभी भी हमारे पास कुछ भी नहीं है और कैपिटल अनचेंज्ड है, 80,000 है। जो इक्वेशन यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, वो फिर से डाल देंगे। और अभी भी आप देख सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, वो अभी भी सही प्रूव हो रही है। 52,000 प्लस 20,000 क्या होता है, 80,000 इज इक्वल टू 80,000। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस करनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं करी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब कुछ गलती कर दी है आपने सम में। तो हम थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या हुआ है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर से क्या खरीदे, गुड्स खरीद लिए। वर्किंग नोट नंबर 3, तो पहला अकाउंट क्या खरीद कर ले आए, स्टॉक अकाउंट, गुड्स खरीद कर लाए हो आप। और दूसरा अकाउंट क्या होगा, उधार पर खरीद कर लाए। अगर कैश में लाए थे तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता, जिससे हम उधार पर लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो सेकंड अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए भी लिखा हो सकता था, तो हम एज अकाउंट लिखते थे यहाँ पे, पर हमें पता होना चाहिए वो ए क्या है। वो ए हमारा क्रेडिटर है, आगे चल के हमने उसको पैसा देना है, हम उससे उधार पर सामान लेकर आए हैं। तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हुए, पहला तो क्या स्टॉक अकाउंट और दूसरा क्या क्रेडिटर्स अकाउंट। तो फर्स्ट स्टेप में ये हमने देख लिया। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे इसका नेचर क्या है। तो स्टॉक क्या है हमें पता है, स्टॉक हमारा एसेट है, आगे चल के हम उसको बेचेंगे। और क्रेडिटर क्या है हमें पता है ये भी कि क्रेडिटर क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है, आगे चल के कुछ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा इसको पेमेंट करने के लिए। तो क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि क्या बढ़ा और क्या कम हुआ। तो स्टॉक अकाउंट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लेकर आ गए, स्टॉक हमारा बढ़ गया। और ऐसे ही क्रेडिटर उधार पर सामान ले आया, तो हमारी क्रेडिटर ये जो लायबिलिटी है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस ट्रांजैक्शन के कारण हमारा स्टॉक भी बढ़ गया और क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि अब आगे चल के हमें इस क्रेडिटर को पैसे देने होंगे, हमने अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली। अब फिर हम यहाँ पे इसका इफेक्ट लिखेंगे, तो स्टॉक हमारा बढ़ गया। स्टॉक वाले कॉलम के नीचे जाएंगे, 20,000 वैल्यू है तो प्लस लिखेंगे यहाँ क्या, 20,000, क्योंकि स्टॉक हमारा बढ़ गया। फिर हमारा क्रेडिटर बढ़ा था, तो अब हम लायबिलिटी के नीचे भी लिख सकते हैं क्या, क्रेडिटर। क्रेडिटर भी हमारा बढ़ गया, इसके बिल्कुल पैरेलल ही लिखोगे आप, तो यहाँ लिख दोगे क्या, प्लस 20,000 और यहाँ पे आप लाइन लगा सकते हो। तो तीसरी ट्रांजैक्शन के कारण हमारा स्टॉक जो था वो 20,000 बढ़ गया, हम खरीद के लेके आए हैं। और क्रेडिटर क्या है, हमारी लायबिलिटी थी वो भी क्या हो गई, बढ़ गई इस ट्रांजैक्शन के कारण। फिर से एक लाइन लगाएंगे, फिर से निकालेंगे बैलेंस दिखाने के लिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड। कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, 52,000 ही रहा वो इस ट्रांजैक्शन के कारण। 28,000 स्टॉक था हमारे पास, 20,000 का और आ गया, तो 48,000 का स्टॉक है अब हमारे पास। लायबिलिटी पहले कुछ भी नहीं थी, अब लायबिलिटी आ गई हमारे पास 20,000 की। और कैपिटल जो है वो अभी भी अनचेंज्ड है, 80,000 की कैपिटल है हमारे पास, यहाँ इक्वल टू भी डाल देंगे। तो फिर से देखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, क्या ये सही है,
तो 80,000 प्लस 20,000 1 लाख, और 52,000 प्लस 48,000 भी क्या 1 लाख, तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं हम लोग, और ये जो वर्किंग नोट है ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाद में आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कुछ भी सोचना भी नहीं पड़ेगा और एकदम से आप अपने आप ही कर पाओगे। पर स्टार्टिंग में ये वर्किंग नोट बना के करना, उसके बाद आपको खुद से दिखने लग जाएगा क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, सब कुछ आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। अब फर्नीचर फॉर कैश, गुड्स नहीं लेकर आ रहे, इसमें हम डील नहीं करते, अब हम एसेट लेके आ रहे, तो एसेट अपने नाम से ही बुलाया जाता है। तो यहाँ पे बनाऊँ वर्किंग नोट नंबर 4, पहला अकाउंट फर्नीचर खरीद कर ला रहे हैं, तो क्या आ रहा है आपके पास, फर्नीचर आ रहा है, तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो होगा फर्नीचर अकाउंट। और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा फॉर कैश, कैश में पेमेंट कर कर ला रहे हो, तो फिर से क्या अकाउंट इन्वॉल्व होने वाला है, कैश अकाउंट। बस ध्यान में रखने वाली यही बात है कि जब आप फर्नीचर लेकर आ रहे हो जिसमें आप डील नहीं करते, वो चीज़ जब आप लेके आते हो तो आप उसी नाम से बुलाते हो उसको, वो आपके लिए गुड्स नहीं होते, स्टॉक नहीं होता वो आपके लिए। तो फर्नीचर लेके आए तो फर्नीचर अकाउंट ही आप लिखोगे यहाँ पे। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या है, वो हमारा एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है, सिर्फ बताया है, पर यहाँ पे तो देखना है ब्रॉड हेड कौन सा है। तो ये फर्नीचर अकाउंट क्या होता है, एसेट होता है, और ऐसे ही कैश अकाउंट भी क्या होता है, एसेट होता है। फर्नीचर खरीद कर ले आए, फर्नीचर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आ गया फर्नीचर आपके पास। और कैश में पेमेंट करी तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट करी है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान है। फर्नीचर एसेट बढ़ गया और कैश हमारा एसेट वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे एक और एसेट फर्नीचर, फिर से यहाँ पे लाइन लगा देंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, तो 6,000 रुपये हम इसके सामने ही लिखेंगे 6,000 रुपीज़ प्लस 6,000 प्लस क्यों, क्योंकि ये आ गया हमारे पास। और कैश अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे इसी के पैरेलल लिखेंगे क्या, -6,000, क्योंकि 6,000 रुपये हमारा कैश जो है वो चला गया। फिर से बैलेंस निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे बैलेंस। तो कैश का अकाउंट क्या हो गया, 52,000 कैश था हमारे पास, 6,000 उसमें से हमने दे दिया, तो कितना कैश हमारे पास बच गया, 46,000 कैश हमारे पास बचा। ऐसे ही स्टॉक अनचेंज्ड है हमारे पास, तो 48,000 ही सीधा नीचे आ जाएगा। फर्नीचर पे और कोई थी ही नहीं, अभी फर्नीचर आया, 6,000 रुपये इसके आ जाएंगे, इक्वल टू यहाँ पर डाल देंगे। लायबिलिटीज़ रही हमारी अनचेंज्ड, और जो कैपिटल रही हमारी वो भी क्या रही, अनचेंज्ड रही। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद भी आप देख सकते हो 46,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 क्या होता है, 1 लाख होता है। 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड और हमेशा ही करेगी। इजी था ये भी बहुत। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। पेड रेंट ₹2,000, वर्किंग नोट नंबर 5। पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो, रेंट, खर्चा कर रहे हो। पहला क्या पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो पहला अकाउंट क्या होगा, रेंट अकाउंट। जब भी आपको नहीं बताया होगा और सिर्फ लिखा हुआ है पेड रेंट, मान के चलेंगे किस में पे किया है, कैश में पे किया है, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट। अब रेंट हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, हमने पे कर दिया रेंट। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ई। ऐसे ही कैश हमारा क्या है, कैश तो हमारा एसेट है, हमें अच्छे से पता है। तो हमने रेंट पे कर दिया, खर्चा हमारा बढ़ गया। अब आप लोग बोलोगे रेंट तो पे कर दिया, खर्चा तो हमारा कम हुआ। नहीं, कैश आपका कम हो गया क्योंकि कैश में आपने कर दिया, लेकिन आपका खर्चों का बैलेंस, जो खर्चों की लिस्ट थी, वो क्या होगी, आपकी बढ़ गई। तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है और एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ा है। ये आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए कि रेंट पे कर दिया तो रेंट कम हो गया। रेंट नहीं कम हुआ, कैश कम हुआ। कैश पे करके आ रहे हो तो कैश कम हुआ है आपका, खर्चा जो आपका है, खर्चों की जो भी आपकी लिस्ट है आपकी, वो बढ़ गई। आपने रेंट भी पे कर दिया
तो रेंट अकाउंट इज़ एन एक्सपेंस और ये बढ़ चुका है, और कैश आपका एसेट था और कैश आपका क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब इस ट्रांजैक्शन का भी हमें इफेक्ट दिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशन में, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास क्या है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल है, हमारे पास एक्सपेंस तो है ही नहीं। अब इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा अच्छे से समझाया कि इनकम और एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट रहता है कैपिटल के ऊपर। अब एक्सपेंस आपका बढ़ गया, खर्चा आपका बढ़ा, एडजस्ट कहाँ करते हैं हम इनकम और एक्सपेंसेस के, नेट इफेक्ट को हम असल में डालते होते हैं कैपिटल में। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली कैपिटल में डालेंगे, क्योंकि यहाँ यही इसी चीज़ के बारे में मैंने बात करी थी कि आपको ट्रांजैक्शंस दी होंगी तो आप नेट इफेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते, सीधा कैपिटल में करना पड़ेगा। तो हमें पता है अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ गया तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट ही कैपिटल में जाता होता है, इसलिए हमारी कैपिटल भी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल कम। एक्सपेंस से क्या हुआ, आपकी कैपिटल कम हो गई, आपका खर्चा बढ़ गया इसलिए आपका प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट आपका कम हो गया इसलिए आपकी कैपिटल भी क्या हो गई, कम हो गई। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने अच्छे से एग्जाम्पल में सीख लिया था कि ये कैसे होता है। तो एक्सपेंसेस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कैपिटल के, खर्चा बढ़ा तो कैपिटल कम हुई। क्यों कम हुई, क्योंकि प्रॉफिट भी कम हो गया और प्रॉफिट ही जाके ऐड होता है कैपिटल में, इसलिए कैपिटल भी क्या हो गई, कम हो गई। अब हम इसको कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, जब भी एक्सपेंस और इनकम आएगा हमें कैपिटल में ही एडजस्ट करना होगा। तो पहली चीज़ हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं रेंट को। तो 2000 रुपये हमने रेंट दिया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2000, और हमारा कैश भी कम हो गया 2000 रुपये से, कैश के नीचे जाएंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, -2000। फिर से हमें यहाँ पे बैलेंस दिखाना होगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा हो। हमने स्टार्टिंग में जो किया उससे पूरी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल ही है हमारे पास, इसलिए हमें कैपिटल में ही एडजस्ट करना होता है। हम नेट इफेक्ट को लेते हैं, मतलब प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल के बैलेंस में जोड़ते होते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें करना होगा, फिर से हम बैलेंस निकालेंगे। कैश का बैलेंस क्या रह जाएगा, 46 - 2000 क्या आ गया, 44,000 हमारा कैश का बैलेंस आ गया। स्टॉक हमारे पास अभी अनचेंज रहा 48,000, फर्नीचर अनचेंज्ड 6,000 इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे अनचेंज्ड रही लायबिलिटी क्रेडिटर 20,000, और कैपिटल अब जाके चेंज हुई है इस एक्सपेंस के कारण, तो 80,000 - 2,000 कितना हो गया, 78,000। तो 78,000 + 20,000 क्या हुआ, 98,000। 44,000 + 48 + 6,000 भी क्या हुआ, 98,000 हुआ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड। तो अब सम करते हो ये भी ध्यान में रखोगे, सही हेड के नीचे ही उसको प्लस या माइनस करना, जल्दी में गलत हेड के नीचे मत कोई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लिख देना, ध्यान से करना सम को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव कमीशन ₹500, वर्किंग नोट नंबर 6। तो पहला अकाउंट क्या रिसीव कर रहे हो आप लोग, कमीशन रिसीव कर रहे हो। तो एक अकाउंट तो हो गया कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और दूसरा क्या, कमीशन रिसीव्ड नहीं बताया कैसे रिसीव करी, तो मानोगे क्या, कैश में ही करी। तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश अकाउंट। अब कमीशन रिसीव्ड हमें कुछ कमाई हुई, हमने कमीशन रिसीव कर ली, तो वो हमारी क्या है, इनकम है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आय। ऐसे ही कैश हमारा क्या है, एसेट है, वो हमें पता ही है। फिर से क्या आ गई, अब इनकम आ गई। यहाँ पे इनकम को हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते डायरेक्टली, इसलिए हम क्या करते हैं, कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। अब इनकम क्या हो रही है, हमारी बढ़ गई। तो कमीशन आपने रिसीव कर ली, इसलिए आपकी जो इनकम्स की लिस्ट है वो क्या बढ़ गई, इससे कमीशन रिसीव भी आपकी इनकम हो गई, इसलिए इनकम क्या हुई, आपकी बढ़ गई है। और ऐसे कैश में आपने रिसीव करी तो कैश आपका क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो ये ध्यान में रखना है बात। यहाँ पे जैसे पेड रेंट था, तो ये नहीं सोचना कि रेंट तो पे कर दिया तो रेंट कम हो गया, नहीं, आपका खर्चों की लिस्ट तो बढ़ गई है और कैश जो है आपका वो आपका कम हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आपने इनकम रिसीव कर ली है, आपकी इनकम्स की लिस्ट जो है वो बढ़ गई है, एक और इनकम उसमें ऐड हो चुकी है। और क्या रिसीव किस में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, तो कैश भी क्या आपका हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसी तरीके से अब
कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम आपकी बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो क्या बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ गया इसलिए क्या बढ़ी, कैपिटल भी बढ़ गई। तो कैपिटल में एडजस्ट करना था, तो इनकम बढ़ने के कारण कैपिटल भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान से करना होगा सम को। जहाँ पे भी आपको इनकम या एक्सपेंस दिखेगा आप किस में एडजस्ट करोगे, कैपिटल में करोगे। आपको ये याद करने के कारण नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है कि क्यों कोई चीज़ कैपिटल में ऐड हो रही है और क्यों कोई चीज़ कैपिटल में माइनस हो रही है। तो अब हम इसे भी एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले कमीशन रिसीव थी, उसके कारण कैपिटल बढ़ गई, तो कैपिटल में मैं यहाँ लिख दूँ प्लस, कितनी कमीशन रिसीव करी हमने, 500, तो प्लस 500 यहाँ पे आ गया। और कैश में हमने रिसीव करी, तो कैश में भी हम क्या लिख देंगे, प्लस 500। फिर से हमें बैलेंस निकालना होगा। तो 44,000 प्लस 500, 44,500 अब कैश हो गया हमारे पास, 500 रुपये और आ गए। स्टॉक अनचेंज रहा, फर्नीचर भी अनचेंज रहा, क्या लायबिलिटीज़ भी अनचेंज रही, और कैपिटल हमारी चेंज हो गई। पहले 78,000 थी, इस इनकम के कारण 500 रुपये और आ गए, तो 78,500 अब हमारा कैपिटल का बैलेंस हो गया। टोटल हमारा 78,500 प्लस 20,000, 98,500 इस साइड का टोटल, और इस साइड का टोटल 44,500, 48,000, 6,000, ये भी क्या आ गया, 98,500 आ गया। और हमारी जो ट्रांजैक्शन का हमने इफेक्ट डाला है वो सही डाला है।